नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। यूपीएससी सीसेट की टेस्ट सीरीज चल रही थी। यह है आज का हमारा सातवां टेस्ट। इससे पहले के 6 टेस्ट आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। देखिए, एक ट्रेन 63 किलोमीटर की दूरी के लिए एक निश्चित औसत गति से यात्रा करती है। फिर 72 किलोमीटर की दूरी अपनी मूल गति से 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक की औसत गति से यात्रा करती है। यदि कुल यात्रा को उसने 3 घंटे में पूरा कर लिया तो हमें ट्रेन की वास्तविक गति बतानी है, कितनी है। इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे? देखिए, हम ट्रेन की वास्तविक जो गति है उसको हम एस मान लेते हैं। अब गति का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। टाइम हमारे पास है, तो हमारे पास टाइम है तो हम टाइम निकाल लेते हैं। टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? गति यानी एस डिवाइड बाय डिस्टेंस डी। तो अब हम इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। देखिए, पहले 63 किलोमीटर की दूरी उसने जो हमारी इनिशियल एस गति थी उससे की, तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस जो कि है हमारा 63 डिवाइड बाय गति एस प्लस अगला डिस्टेंस कितना था? 72 डिवाइड बाय अब की बार गति कितनी थी? पिछली गति से 6 किलोमीटर अधिक, अपनी मूल गति से 6 किलोमीटर अधिक। और इस पूरी यात्रा को पूरे करने के लिए उसे कितना टाइम लगा? 3 घंटे, 3 आवर्स। तो अब हमें ये एस की वैल्यू निकालनी है। देखिए, अगर हम यहाँ से इक्वेशन सोल्व करने लगेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन बनेगी और उसको सोल्व करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे? देखिए, यहाँ दो तरीके हैं इसे करने के। एक तो हम इन सभी ऑप्शंस को यहाँ पर रखकर और फिर हम वैल्यू निकालें। जैसे अगर हम 63 के नीचे ए ऑप्शन यानी कि 24 को रखते हैं प्लस 72 के नीचे यहाँ 24 प्लस 6 28 हो जाएगा, 24 प्लस 6 30 हो जाएगा। तो अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इसे हम 3 से करते हैं। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24 और यहाँ पर 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और यहाँ 10। तो ये आया 21/8, 21/8 जमा 24/10 जो कि होता है 21। अगर 8 को हम 21 से तो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा और यहाँ पर ये है 2.4 क्योंकि 24/10 है। तो ये आ रहा है 4 पॉइंट समथिंग, लेकिन हमें चाहिए था 3। तो हमारा ए तो ऑप्शन नहीं हो सकता, ये तो हो गया रिजेक्ट। अब हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या था? 63 डिवाइड बाय 33 प्लस 72 डिवाइड बाय 33 प्लस 6 था, यानी 39 इज इक्वल टू 3 था। वो हमारी इक्वेशन थी पहले वाली। मैं इक्वेशन लिख लेता हूँ। 63 डिवाइड बाय एस प्लस 72 डिवाइड बाय एस प्लस 6 इज इक्वल टू 3। अब देखिए, 63 डिवाइड बाय 33 अगर हम इसे डिवाइड करें 3 से तो यहाँ आएगा 26 डिवाइड बाय यहाँ 11, ऐसे ही 2 4 जा एंड यहाँ 13। देखिए, यह भी 11 दूनी 22 होता है, तो ये 2 के आसपास है ना, 1.9 के यानी 2 के आसपास। प्लस यहाँ पर ये 13 दूनी 26 होता है, यह भी 1.9 के आसपास है, तो ये भी 3 से बड़ा हो गया। तो हमारा ये ऑप्शन भी रिजेक्ट हो गया। अब हम देखते हैं सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में क्या देख रहेंगे? 63/42 प्लस 72/42 और 6 48। देखिए, इसे हम करते हैं तो यह हमें 7 से काट देंगे। 6 7 नीम 63, 7 छिके और 8, ये 8 से कटेगा, 8 नीमे और 8 छिके। ऐसे ही हम दोबारा 3 से, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ये आया 3/2 जमा 3/2 जो कि 3 होता है। तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। एक कॉलेज में 5 हॉबी क्लब हैं। 5 हॉबी क्लब हैं जो कि हैं फोटोग्राफी, नौकायन, शतरंज, इलेक्ट्रॉनिक्स, बागवानी। तो बागवानी वाले समूह वाले हर दूसरे दिन मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक समूह वाले हर तीसरे दिन, शतरंज वाले हर चौथे दिन, नौकायन वाले हर 5वें दिन
और इसी तरह फोटोग्राफी वाले हर छठे दिन। 180 दिनों के भीतर 180 दिनों के भीतर हमें वो निकालना है जब वो सभी के सभी 5 समूह एक दिन में कितनी बार मिलेंगे। मतलब जब वो ये अलग अलग मिल रहे हैं, दूसरे तीसरे चौथे पाँचवें छठे, हमें वो टाइम निकालना है जब वो सब के सब एक ही दिन मिलेंगे, साथ इकट्ठे होंगे। तो ये कैसे निकालेंगे? देखिए, हमारे पास है 2, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पाँचवा दिन और छठा दिन। जब भी हमें कुछ कॉमन निकालना हो और वो भी कम से कम, तो हम निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ये मैंने पहले भी दूसरी वीडियोज़ में बताया हुआ है। तो अगर हम यहाँ निकालें तो 2 से डिवाइड करेंगे, 1 जो नहीं कटता उसको वैसे ही, 2 दूनी 4, 5 को ऐसे ही, 2 तिया 6। अब ऐसे ही हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 1 3 एकम 3, 2 को ऐसे ही लिख लेंगे, 5 को ऐसे ही लिख लेंगे, 3 एकम 3। अब इनको हमें गुना करना होता है, तो यह आएगा 2 तिया 6 और ये 5 दूनी 10, यानी यहाँ पर हमारा 60 आ गया। अब हमारे पास दिन कितने थे? इसका मतलब है कि वे हर 60वें दिन मिलते हैं। यहाँ 60 आया, इसका मतलब कि वे सभी, ऐसा हर 60वें दिन बाद एक दिन, हर 60वां दिन होता है जब वे सभी मिलते हैं। तो हमारे पास 180 दिन है, हम उसको 60 से डिवाइड कर देंगे, मतलब वो 3 बार, 180 दिनों में 3 बार वो सभी के सभी मिलेंगे। ये है हमारा तीसरा प्रश्न। देखिए, ABCDE ये 5 अलग अलग शहरों से संबंध रखते हैं। ठीक है, ये हमें कुछ इक्वेशंस दी गई हैं। चलिए हम इनका प्रयोग करते हैं और आंसर निकालते हैं। क्या क्या शहर हैं? P, Q, R, S और T। तो पहली इक्वेशन क्या कहती है? B और C Q से संबंधित नहीं है। देखिए, जो संबंधित नहीं है हम उन्हें लिखते हैं पहले, यहाँ नहीं वाले हैं। B और C Q से संबंधित नहीं है। B और E P और R से संबंधित नहीं है। कौन कौन? B और E, यहाँ भी B और E लिखा जाएगा, और R में और P में यहाँ भी B और E लिखा जाएगा। अब आते हैं A और C R, S और T से संबंधित नहीं है। कहाँ कहाँ? R में भी ऐसी लिखेंगे, S में भी ऐसी लिखेंगे और T में भी AC लिखेंगे। और D और E Q और T में, यानी Q में लिखते हैं हम DE और T में लिखते हैं DE, यहाँ भी लिखते हैं DE। अब देखिए, हमारे पास 5 टोटल थे, यहाँ से 4 ऐसे आ गए, हमें मिल गए जो संबंधित नहीं रखते। जैसे कि Q में B, C, D और E संबंधित नहीं रखते, तो यहाँ पर पक्का A यहाँ से संबंध रखता है। ऐसे ही R से B, E, A और C नहीं रखते, तो यहाँ D बचा। ऐसे ही A, C, D, E यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर B बचा। अब उनमें से कौन कौन से बचे? यहाँ पर A यहाँ आ गया, B यहाँ आ गया, D यहाँ आ गया, तो C यहाँ नहीं हो सकता, तो C पक्का यहाँ आएगा, तो बचा E यहाँ पे आ गया। तो हमें पता चल गया कौन सा किस शहर से संबंध रखता है। अब हम कथन देखना है जो सही नहीं है। देखिए, C P से संबंधित है, C P से संबंधित है, जी हाँ। D R से संबंधित है, D R से संबंधित है, जी हाँ। A Q से संबंधित है, A Q से संबंधित है, जी हाँ। B S से संबंधित है, B नहीं, B T से संबंध रखता है, तो D हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न, 7 पुरुष ABCDEFG इसी क्रम में कतार में खड़े हैं वो, ठीक है। हर एक ने कुछ अलग अलग रंग की टोपियां पहनी हैं। 7 ही टोपियां हैं, बैंगनी, इंडिगो, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। हम पहले लिख लेते हैं A, B, C, D, E, F और G। समझ लेना, F और G हमने लिख लिया। अब D की बात हो रही है। D ने अपने सामने हरा और नीला रंग देख पाता है। जो D है वो अपने सामने एक तो हरा और एक नीला, D को हरा और नीला दिख गया, लेकिन बैंगनी नहीं दिखा। हम लिख लेते हैं बैंगनी नहीं दिखा। अब E की बारी। E ने बैंगनी देख लिया, E तो बिल्कुल D के पीछे था, तो E ने बैंगनी कैसे देखा? पक्का D ने बैंगनी रंग की कैप पहनी है, तभी तो E ने बैंगनी देखा और D ने नहीं देखा, D के सिर पे रखी थी। और E ने पीला भी देखा,
तो यहाँ हम लिख लेते हैं पीला भी देखा ई ने, लेकिन ई ने लाल नहीं देखा। यहाँ हम लिख लेते हैं लाल, स्पेशली ई ने नहीं देखा। जी ने नारंगी के अलावा सभी रंग देख, सभी रंगों की कैप देख सकता है। जो यहाँ जी है उसने नारंगी नहीं देखा और सभी देखे। जी सबसे लास्ट में है, उससे पीछे कोई नहीं है, तो पक्का नारंगी इसी के सिर पे है, इसलिए नहीं देखी उसने। यदि ई ने नीले रंग, नील नील यानी इंडिगो रंग, नीला नहीं नील, ई ने नील रंग की टोपी पहनी है, तो एफ द्वारा टोपी बताइए। देखिए पीला, हरा और नीला तो यहाँ आ गया ए बी सी में। डी ने बैंगनी पहन रखी है, जी ने नारंगी और ई ने नील यानी इंडिगो कलर की, तो एफ ने पक्का लाल पहनी है, सी आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न, यहाँ क्या बोलते हैं कि एक मेज पर लाल, हरे और पीले रंग की कुछ गेंदें पड़ी हैं, जितनी पीली हैं उतनी लाल हैं। देखिए हम लिख लेते हैं, जितनी पीली हैं उतनी ही लाल हैं, और पीली गेंदों की संख्या हरी गेंदों की तुलना में दोगुनी है। इसको समझिए कि जो पीली की संख्या है वो 2 गुना हरा है, तभी तो दोगुनी हुई। अब हम देखते हैं लाल गेंदों की संख्या के बारे में क्या कह रहे हैं। लाल गेंदों की संख्या पीली और हरी गेंदों के योग के बराबर है। नहीं, जो लाल गेंदें थी वो पीली के बराबर हैं। अगर पीली में हम हरी भी मिला देंगे वो तो ज़्यादा हो जाएंगी, क्योंकि हरी तो दुगनी है, तो ये नहीं होगा। हरी गेंदों की संख्या का दोगुना है। जो लाल गेंदें हैं वो हरी गेंदों की संख्या का दोगुना है। देखिए लाल गेंदें पीले के बराबर थी और पीली हरी के दुगना है, यानी इसका मतलब अगर हम ये इक्वेशन को यहाँ लिखें, लाल इज इक्वल टू पीला और पीला इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दुगना हरे के, तो हाँ बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये एक बार यूपीएससी में आया हुआ है, अभी कुछ साल पहले ही आया था। देखिए 5 शहर हैं, PQRST, ठीक है, और ये शहर किसी न किसी तरीके से नाव से, ये बस से, किसी न किसी से जुड़े हुए हैं। तो अब हम इक्वेशन बनाते हैं, क्या बनेगी। पहला क्या है, पी और क्यू नाव के साथ साथ रेल से जुड़े हैं। देखिए हम यहाँ पर, मैं पहले लिख देता हूँ कि हम नाव वही बनाते हैं, पी और क्यू, जो पी और क्यू हैं वो नाव को मैं बी से यानी बोट से, बोट और रेल को आर से डिनोट करता हूँ। बी और क्यू नाव और रेल से जुड़े हैं, एस और आर बस और नाव से जुड़े हैं। यहाँ कोई एस और आर हैं, वो बोट और बस, यही है ना, एस और आर बस और नाव यानी बोट और बस से जुड़े हैं, ठीक है। क्यू और टी केवल वायु से जुड़े हैं, क्यू और यहाँ कोई टी है वो एयर, वायु से जुड़े हैं, ए लिख दिया मैंने एयरप्लेन से। पी और आर केवल नाव से जुड़े हैं, जो पी और ये आर हैं ये केवल और केवल बोट से जुड़े हैं। टी और आर रेल बस दोनों से जुड़े हैं, जो ये टी और ये आर है ये रेल और बस दोनों से जुड़े हैं। अब हमें प्रश्न देखते हैं क्या है। परिवहन का कौन सा तरीका क्यू से शुरू होकर आर तक पहुंचने में मदद करेगा, लेकिन परिवहन के तरीके को बदले बिना। देखिए हमें क्यू से लेकर आर तक पहुंचना है। क्यू हमारा है यहाँ पर और आर हमारा है यहाँ पर। क्यू से आर पर पहुंचना है, लेकिन हमें परिवहन का जो साधन है वो चेंज नहीं करना। तो यहाँ देखिए ये कॉमन है, यहाँ पर बोट और यहाँ पर भी बोट, तो ये यहाँ से बंदा बोट में जा सकता है बिना साधन चेंज करे, तो हमारा आंसर होगा नाव, ए। तो हमारा आंसर होगा ए यहाँ पर। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति पी से शुरू करके प्रत्येक स्थान पर जाता है और वापस पी पर लौटता है, तो उसे निम्नलिखित में से किस स्थान पर दो बार जाना होगा। देखिए वो पी से चला, ठीक है, हर स्थान पर जाना है उसे, यानी पी से अगर क्यू गया, टी भी गया, फिर उसके बाद तो उसे आर पर जाना पड़ेगा, और आर से एस पे जाने के लिए यहाँ पर एस पे जाएगा, फिर उसे दोबारा पी पर भी जाना है, तो वो दोबारा
आर पर जाएगा और फिर पी पर। तो देखा आपने, आर पर वो 2 बार गया। कोई सा भी हम वो देख लें, वो आर पर उसे 2 बार जाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो आर ही सिर्फ एस से जुड़ा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आर। यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी, आर आंसर। अगला प्रश्न, विच निम्नलिखित में से शहर का कौन सा युग्म अन्य किसी शहर जाने के बिना किसी भी मार्ग से सीधे जुड़ा हुआ है? हमें इन शहरों में कोई युग्म बताना है जो डायरेक्टली जुड़ा हो। डायरेक्ट मतलब उन्हें वहां जाने के लिए किसी शहर से होकर ना गुजरना पड़े। देखिए, पी और टी की बात करते हैं। पी और टी नहीं, पी और टी के बीच में क्या हुआ रहा है, तो हमारा ये आंसर नहीं होगा। टी और एस, टी और एस डायरेक्ट नहीं जुड़े, टी और एस के लिए हमें आर से होकर जाना पड़ेगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। क्यू और आर, क्यू और आर, क्यू और आर के लिए भी अगर हम इधर से जाते हैं तो पी पर, इधर से जाते हैं तो टी पर जाना ही पड़ेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 9वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए शहरों के किन जोड़ों में से किन्हीं 2 शहरों के बीच अधिकतम विकल्प, हमारे पास अधिकतम से अधिकतम ऑप्शंस हैं यात्रा करने के। क्यू एस, देखते हैं हम क्यू एस। देखिए, क्यू और एस, क्यू और एस के बीच अगर हम इधर से जाएं तो बस, रेल, बोट, रेल 2, और यहाँ सर बस, यहाँ पर भी बोट और यहाँ पर बस। तो ये हुए बस, रेल और बोट, तो ये हुए 3 साधन। पी और आर, हमें पी से आर पर जाना है, हमें पी से आर पर जाना है, तो बोट, और अगर हम इधर से जाएं पी से, पी क्यू टी, तो यहाँ पर हमें बोट, रेल, एयर और बस, हमें 4 ऐसे साधन मिले। देखिए, बोट, रेल, एयर और यहाँ पर रेल और यहाँ पर बस, तो हमें 4 हो गए। हमें सभी साधनों का हमें रास्ता मिल गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। हम क्यू और टी भी देख लेते हैं, यहाँ पी और टी देखते हैं। पी और टी के लिए हमें सिर्फ बोट, रेल और एयर है, हमारे पास 3 ही ऑप्शन है। क्यू और आर, क्यू और आर के लिए हमारे पास सिर्फ रेल और बोट 2 ही ऑप्शन है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। ये बहुत इजी प्रश्न है, बहुत ये खतरनाक सा दिखने वाला प्रश्न, बहुत ही आसान होता है। देखिए, एक फिल्मकार के संगीत निर्देशक को एक टीम चाहिए, ठीक है, 4 व्यक्तियों की, और इस कार्य के लिए 7 व्यक्ति उपलब्ध हैं, ठीक है, रोहित, तान्या, ये सब 7। लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे रोहित और तान्या एक साथ काम नहीं करेंगे, रोहित और तान्या एक साथ काम नहीं करेंगे। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ कहाँ रोहित और तान्या, वो तो हमारे आंसर नहीं होंगे। देखिए, यहाँ पर रोहित है कैला, तान्या नहीं है। यहाँ पर तान्या है, रोहित है, तो हमारा बी आंसर नहीं होगा। यहाँ पर तान्या है, रोहित नहीं है। यहाँ पर तान्या और रोहित दोनों है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। देखिए, हमने 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट कर दिए। अगला ऑप्शन, ये हम अगली लाइन पढ़ते हैं, कुणाल और शोभा एक साथ काम नहीं करेंगे। कुणाल और, ये देखिए शोभा और कुणाल यहाँ भी आ गए, तो ए भी आंसर नहीं होगा। हमने ये तीसरी लाइन पढ़े बिना ही इसका आंसर सी लगा दिया। देखा, ये खतरनाक सा दिखने वाला प्रश्न कितना इजी था, बस हमें इसको ट्राई करना था। और ये चीज़ कहाँ से आएगी? प्रैक्टिस से। हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें ये क्वेश्चंस इजी लगेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का टेस्ट यहीं तक, बाय बाय।